हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा एंगल, यानी कि कोण। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि एंगल होता क्या है, तो आप फटाक से उसका उत्तर देंगे कि हमारे पास में कोई भी दो लाइन है, अगर वो किसी एक कॉमन पॉइंट पर आपस में मिलती है, तो हमारी एक लाइन का दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट के अंदर जो ओरिएंटेशन है, जो रोटेशन है, उसको हम जिस राशि के द्वारा दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं एंगल, यानी कि हमारा कोण। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एंगल हमारी सिर्फ दो लाइन के बीच ही बन सकता है? क्या ये दो प्लेन के बीच में या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, हो सकता है। हमारी कोई भी दो लाइन, कोई दो प्लेन या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो किसमें है? टू डायमेंशन के अंदर है ना? इसी कारण हम इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सर हमारा जो एंगल है वो थ्री डी में भी हो सकता है? तो आंसर होगा बिल्कुल हाँ, हो सकता है। तो दोस्तों जो थ्री डायमेंशन के अंदर हमारा जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड कोण, यानी कि हमारा ठोस कोण। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और हम समझेंगे कि हमारे किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम प्लेन एंगल है वो कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमारा जो सॉलिड एंगल है उसको हम कितने तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टडी करते हैं समतल कोण के बारे में, यानी कि हमारा जो प्लेन एंगल है उसके बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई दो लाइन है जो कि किसी एक कॉमन पॉइंट पर कट करती है। तो जिस कॉमन पॉइंट पर कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि शीर्ष बोलते हैं। इस कॉमन पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी जो लाइन है उसका इधर वाला जो सिरा है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों हमारी लाइन ओ बी का ओ ए के रिस्पेक्ट में जो रोटेशन है, जो ओरिएंटेशन है, इसको हम एंगल थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक सर्किल के द्वारा इसको समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक सर्किल है जिसकी रेडियस है आर और हमारी जो लाइन ओ ए एंड ओ बी इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है हमारा थीटा। तो आपके मन में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम इस एंगल थीटा को मेजर किस में करते हैं, यानी कि नापते किस में है। जिस प्रकार से हम दूरी को सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार से एंगल थीटा है उसको हम किस में नापेंगे? तो एंगल थीटा को हम डिग्री या रेडियन में नापते हैं। और दोस्तों हमारे जो डिग्री और रेडियन है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो डिग्री है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 डिग्री हो गया। अपना जो रेडियन है उसको हम जैसे पाई है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो हमारी जो 1 डिग्री है वो बराबर होती है पाई बाई 180 के। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और बोथ साइड अपने 360 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप क्या कहेंगे? हमारा जो 360 डिग्री है वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अपना 2 पाई के। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारा जो पाई है वो क्या है? तो इसके बारे में हमने स्टडी किया है कि हमारा कोई भी सर्किल है उसकी सर्कमफ्रेंस और उसकी जो डायमीटर है उन दोनों का जो अनुपात होता है वो अपना पाई होता है। और किसी भी सर्किल की डायमीटर है वो किसके बराबर होती है? उसकी जो रेडियस है उसकी 2 टाइम्स होती है। तो मान लेते हैं इसकी जो सर्कमफ्रेंस यानी कि जो परिधि है, इसकी जो टोटल जो लंबाई है वो मान लेते हैं एस है। तो अपना जो पाई है वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एस अपॉन 2 आर के बराबर होगा। अब दोस्तों इस 2 को हम इधर वाली तरफ ले आते हैं, यहाँ इस साइड ले आए। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, हमारा एस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो पॉइंट बी है वो स्टार्टिंग में यहाँ मौजूद था और फिर यहाँ से इसने चलना शुरू किया और ये पूरा एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए वापस यहीं पर आ रहा है। तभी तो ये सर्किल का पूरा जो सर्क्यूम्फ्रेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और दोस्तों हमारा जो यहाँ एंगल बन रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए स्टार्टिंग में हमारा जो बी पॉइंट है वो यहाँ मौजूद था, है ना? और ये पूरा चक्कर लगाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आ रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है ये इस सर्कल का जो टोटल जो एंगल बन रहा है, यानी कि जो टोटल 2 पाई एंगल बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आर इसकी रेडियस है। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर जो बनने वाला जो टोटल एंगल है वो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है उस सर्कल का जो सर्कुलर पाथ है, यानी कि जो आर्क है और जो रेडियस है उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करके यहाँ ओ ए और ओ बी के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो एंगल थीटा है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे आर्क बाई रेडियस के, यानी कि ए और बी के बीच का जो ये सर्कुलर पाथ है ये वाला,
जिसको मैं S1 से डिनोट कर देता हूँ बाई इसकी रेडियस के, यानी कि S1 अपॉन R के बराबर होगा। ठीक है, और ये एंगल आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पर देखिए एंगल किस में आ रहा है, 2 पाई में आ रहा है, यानी कि आप इसको रेडियन में फाइंड कर रहे हो। इसमें फाइंड कर रहे हो रेडियन में। तो दोस्तों यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं कि हमारी जो लाइन ओ बी है अगर रोटेशन करते हुए वापस इसी ए पॉइंट के ऊपर आ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो यहाँ पर क्लोज पाथ बन रहा है, जो क्लोज्ड पाथ बन रहा है, इसके अंदर जो बनने वाला जो मैक्सिमम एंगल है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा, यानी कि 360 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ओ है इस क्लोज पाथ के अंदर मौजूद है। अब एक कोई केस ऐसा हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमारा जो पॉइंट ओ है इस क्लोज सरफेस के बाहर मौजूद हो। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ बनने वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी क्लोज पाथ के अंदर हमारा पॉइंट ओ मौजूद होगा तब तो एंगल बनेगा 360 डिग्री के बराबर, और अगर बाहर मौजूद होगा तो उस कंडीशन में यहाँ जो बनने वाला एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा समझते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। दोस्तों हमारे पास में कोई एक वाटरमेलन है, इस वाटरमेलन से आप कोई एक स्लाइस है इसके बाहर निकालते हो, और इस स्लाइस की जो रेडियस है वो हमारी बराबर होनी चाहिए इस वाटरमेलन की रेडियस के बराबर। तो दोस्तों हमारे जो वाटरमेलन का जो ये वाला जो कटिंग हिस्सा है, इस वाटरमेलन के सेंटर के साथ जो ये एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, यानी कि ठोस कोण बोलते हैं। आप इसको अगर 3D में देखोगे तो यहाँ पर जो पोर्शन आपके पास में आ रहा है, ये पोर्शन इस वाटरमेलन के सेंटर के साथ एक एंगल बना रहा है। सॉलिड कोण को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको नापते किस में है, इसको नापते हैं हम स्टेरेडियन के अंदर। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे स्मॉल पोर्शन का जो एरिया है वो है DA, और हमारे स्फेयर की जो रेडियस है वो है स्मॉल r। तो यहाँ पर हमारा जो बनने वाला जो एंगल है, यानी कि जो सॉलिड एंगल है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर हम स्मॉल पोर्शन के लिए एंगल ले रहे हैं इसलिए मैं इसको d ओम से डिनोट कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी DA अपॉन r² के बराबर। तो ये तो आ गई हमारे इस कटिंग स्मॉल पोर्शन के लिए अपना जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू। और हम चाहते हैं हमारे इस क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड यहाँ कर देते हैं इंटीग्रेट। तो जरा कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेट। तो देखिए लेफ्ट साइड में तो अपना आ गया ओम, ये किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पे जो DA है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जानते हैं कि हमारा जो स्फेयर है उसका सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई r² के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, 1/r², साथ में आ जाएगा 4 पाई r²। तो यहाँ पर अपना r² से r² हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 पाई के बराबर हो गई। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आया है कि किसी 2D प्लेन के अंदर हमारी किन्हीं दो लाइन के बीच में जो बनने वाला जो मैक्सिमम एंगल है वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे 2 पाई के बराबर होता है। इसी प्रकार से 3D के अंदर हमारे कोई भी क्लोज सरफेस है उसके सेंटर के साथ जो बनने वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, इस एंगल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि हमारा जो सॉलिड एंगल है उसको हम स्टेरेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक क्यूब है और इस क्यूब पर आपको कोई 3 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट 1, 2 एंड 3, और आपसे पूछ लिया जाए इन तीनों पॉइंट के ऊपर हमारा जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट 1 है ये है इस क्यूब के कॉर्नर के ऊपर, हमारा जो पॉइंट 2 है वो इस कोण की एक एज पर मौजूद है, जबकि पॉइंट 3 है वो इस कोण के सेंटर में मौजूद है। अब दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में मौजूद हो और हमारा जो रूम है वो बिल्कुल एक क्यूब की तरह ही है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस रूम के सेंटर के अंदर कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट इस रूम के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने स्टडी किया कि कोई भी एक क्लोज्ड 3D ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर पर मौजूद कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के साथ उस 3D ऑब्जेक्ट का जो बनने वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे उस एंगल की वैल्यू बराबर होगी 4 पाई के, यानी कि हमारा जो पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 इस क्यूब के साथ कितना एंगल बनाएगा, आप कहेंगे 4 पाई के बराबर बनाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट 2 के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ज्योमेट्री के द्वारा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 पर एंगल कितना बनेगा। तो आप कहेंगे भाई देखिए यहाँ से ये वाली जो दीवार आ जाती है एक तो, और एक हमारा जो ये प्लेन आ जाता है, तो इन दोनों के बीच में ही एंगल बनेगा। तो यहाँ दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस किनारे के ऊपर रखा जाए तो उसका कितना हिस्सा यहाँ आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है
तो एक पोर्शन के अंदर उसका कितना हिस्सा आएगा, आप कहेंगे 1/4 आएगा, है ना। तो यानी कि अगर टोटल एंगल अगर अपना बन रहा है 4 पाई बन रहा है, तो सिर्फ इसी किनारे के ऊपर इस पॉइंट 2 के ऊपर जो इसका हिस्सा कितना आएगा, आप कहेंगे 4 पाई बाई 4 के बराबर आएगा। तो इस पॉइंट 2 के लिए जो अपना जो सॉलिड एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो ये रिजल्ट आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। दोस्तों इस तरह का सेम टॉपिक हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक एटम है, उसको हम किसी भी एक क्यूब के एक एज पर रख दें, तो उस एटम का कितना हिस्सा उस क्यूब के अंदर आएगा। तो वहां हम देखते हैं कि इस एटम का जो 1/4 हिस्सा है वो इस रूम में आएगा, बाकी का जो 1/4 हिस्सा है वो एक तो इस रूम में आएगा और बाकी के 2 नीचे वाले रूम के अंदर आएंगे, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर पॉइंट 1 की बात करें, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 पे रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का कितना हिस्सा हमारे इस रूम के अंदर आएगा। तो आप कहेंगे भाई हमारा यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा आप लोगों ने, तो उसका देखिए इस तरह से 1/8 हिस्सा है इस रूम के अंदर आएगा, है ना। इन सभी कॉर्नर वाले 8 हिस्सों को अगर आप आपस में जोड़ते हो तो आगे पास में एक ही एलिमेंट बनकर आता है। तो यहाँ पर जो इस कॉर्नर वाला जो पॉइंट है उसके साथ जो बनने वाला जो सॉलिड एंगल है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना 1/8 इंटू 4 पाई। इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ बचेगा अपने पास पाई/2, यानी कि इस कॉर्नर के साथ इस वर्टेक्स के साथ हमारा जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो कितना है, पाई/2 है। इसको आप आज घर पे इमेजिन करके देखिएगा कि आप एक रूम के अंदर बैठे हो और जरा सोच के देखिए कि हमारा जो रूम का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर आपने एक बड़ी सी फुटबॉल अगर लगा दी, उस फुटबॉल का कितना हिस्सा आपको इस रूम में दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि इस रूम के ऊपर भी एक रूम होगा और इस रूम के साइड में भी 3 रूम होंगे, है ना। देखिए एक रूम तो अपना इधर होगा, एक इधर होगा, इधर होगा, तो 4 रूम तो इस तरह से एक प्लेन में होंगे और 4 ही इसके ऊपर की तरफ होंगे। तो टोटल अगर 8 कमरे आप एक दूसरे के बगल में इस तरह से रखेंगे, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो इस तरह से टोटल 8 हिस्सों में हमारी वो फुटबॉल है वो बंट जाएगी। इसको जरा सोच के देखिएगा कि 4 रूम आपस में किस तरह से जुड़े होंगे और 4 उनके ऊपर किस तरह से रखे होंगे। ये आज के लिए आपका होमवर्क भी हो जाता है। तो दोस्तों आई होप एंगल से रिलेटेड आपके डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।